नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत और अभिनंदन है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पाराशरी में। मैं राजन प्रताप सिंह। आज का विषय है एस्ट्रोलॉजी और आज मैं एक रेफरेंस कुंडली ले रहा हूँ, जन्म कुंडली नंबर 1। शुरुआत में करूँगा जातक के जन्म के समय आकाश मंडल में ग्रहों की स्थिति से। एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका जन्म का विवरण है 1 दिसंबर 2000 9:20 सुबह रायबरेली में। सबसे पहले जब किसी ज्योतिषी के पास जन्म समय का विवरण जाएगा तो वो उस समय आकाश में ग्रहों की जो स्थिति होगी उसको किसी कागज पर बना लेगा, जो इस समय यहाँ पे बनी हुई है। पहला कॉलम है जिसमें लग्न और 9 ग्रह लिखे हुए हैं। दूसरे कॉलम में राशि लिखी हुई है। इसका मतलब हुआ कि उस समय ये ग्रह किस राशि में कितने अंश पर थे। थोड़ा सा और सूक्ष्म विभाजन जब हुआ तो नक्षत्र की बात आ गई। ये ग्रह किस नक्षत्र में थे, किस नक्षत्र के किस चरण में थे। और जो आखिरी कॉलम है उसमें ये बात आई कि इस नक्षत्र का स्वामी कौन है। जिस समय बच्चे का जन्म हुआ उस समय पूरब दिशा में राशि जो उदित हुई वो धनु राशि थी। धनु राशि का 22 डिग्री 3 मिनट। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, तीसरा चरण, जिसका स्वामी शुक्र है। अब देखते हैं ग्रहों की क्या स्थिति है। सूर्य उस समय वृश्चिक राशि में था 15 डिग्री 24 मिनट पर, अनुराधा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में, शनि के नक्षत्र में। उसके बाद चंद्रमा मकर राशि में था 12 डिग्री 42 मिनट पर, श्रवण नक्षत्र के पहले चरण में। और इसका श्रवण नक्षत्र का नक्षत्र स्वामी है चंद्रमा, मतलब चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में था। जिस तरह से ग्रह अपनी राशियों में होते हैं उसी तरह से ग्रह अपने नक्षत्र में भी होते हैं। और ये चीज़ अच्छी होती है। ये जैसे राशि में होना ग्रह को बलवान बनाता है, उसी तरह से अपने नक्षत्र में होना भी ग्रह को बलवान बनाता है। मंगल कन्या राशि में 22 डिग्री 42 मिनट, हस्त नक्षत्र का चौथा चरण, और इसका भी नक्षत्र स्वामी चंद्रमा। बुध वृश्चिक राशि 2 डिग्री, उससे संबंधित नक्षत्र है विशाखा का चतुर्थ चरण, और नक्षत्र स्वामी है गुरु। फिर उसके बाद ग्रह आता है गुरु, जो वृष राशि में है 11 डिग्री 50 मिनट, रोहिणी नक्षत्र के पहले चरण में, जिसका स्वामी है चंद्रमा। शुक्र ग्रह धनु राशि में ही है। इसका मतलब शुक्र लग्न में आ जाएगा। 27 डिग्री 40 मिनट, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, पहला चरण, और नक्षत्र स्वामी सूर्य। शनि वृष राशि में 20 डिग्री 42 मिनट, कृतिका नक्षत्र का दूसरा चरण, नक्षत्र स्वामी सूर्य। राहु मिथुन राशि में 21 डिग्री 57 मिनट, पुनर्वसु नक्षत्र का पहला चरण, जिसका स्वामी गुरु। केतु धनु राशि में 21 डिग्री 57 मिनट, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का तीसरा चरण,
जिसका स्वामी है शुक्र। जब इस तरह का चार्ट बनाते हैं, और ये चार्ट अक्सर जो जन्मांग होता है, जो जन्म कुंडली होती है, उसके नीचे बना दिया जाता है। तो सबसे ऊपर लग्न लिखी जाती है, उसके बाद ग्रहों का यही सीक्वेंस होता है। इसमें आप देखें दिनों के नाम से, पहला है सूर्य, रविवार, सोमवार चंद्र, मंगलवार मंगल, बुधवार बुध, उसके बाद गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, और फिर राहु और केतु, इनके दिन नहीं है। तो आसान तरीका, जब भी लिखा जाता है सबसे ऊपर लग्न का डिटेल रहता है और उसके बाद 9 ग्रहों का डिटेल रहता है। अब इसमें एक चीज और भी होती है, ग्रहों की जो गति होती है वो 2 तरीके की गति होती है। एक गति होती है जिसे मार्गी गति कहते हैं। मार्गी गति को अगर आप जन्म कुंडली में देखेंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, जिधर घड़ी की सुइयां चलती हैं उसके विपरीत दिशा में। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे चंद्रमा बच्चे के जन्म के समय मकर राशि में है, तो उसके 2 घंटे बाद मकर के बाद वाली राशि कुंभ आ जाएगी, कुंभ में चलेगा। और आप अगर ध्यान करें, अभी मैं कुंडली दिखाऊंगा, कुंडली में राशियों के बढ़ने का जो क्रम है वो भी घड़ी की सुइयों के चलने के विपरीत दिशा में है। तो मार्गी का मतलब हुआ राशियों के बढ़ते हुए क्रम में ग्रह गति कर रहे हैं, और वक्री का मतलब यह हुआ कि राशियों के घटते हुए क्रम में, मतलब घड़ी की सुइयों की दिशा में ग्रह गति कर रहे हैं। राहु और केतु की गति सदैव वक्र होती, वो कभी भी मार्गी नहीं चलते। सूर्य और चंद्र सदैव मार्गी होते हैं, जो यहां पे लिखा गया है। बाकी ग्रह कभी मार्गी होते हैं और कभी वक्री होते हैं। जिस समय इस बच्चे का जन्म हुआ, चंद्र, मंगल, बुध और शुक्र मार्गी थे, मतलब घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में राशियों के बढ़ते हुए क्रम में गति कर रहे थे। गुरु और शनि वक्री थे, मतलब गुरु और शनि भी राहु और केतु की भांति घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में गति कर रहे थे, मतलब राशियों के घटते हुए क्रम में। जैसे सूर्य वृश्चिक में है तो वृश्चिक से जाएगा ये तुला में जब राशि परिवर्तन करेगा। उसी तरह से गुरु वृष में है, 1 मिनट, सूर्य मार्गी है तो वृश्चिक के बाद धनु में आएगा। जो ग्रह वक्री हैं उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। गुरु वक्री है तो वृष के बाद मेष में जाएगा, शनि वक्री है तो ये भी वृष के बाद मेष में आएगा। राहु और केतु वक्री हैं, राहु मिथुन में है तो मिथुन से ये वृष में चला जाएगा, वक्री गति के कारण। केतु धनु से वृश्चिक में चला जाएगा। तो ये है मार्गी और वक्री गतियां। ये कॉलम इसमें नहीं आ पा रहा था, अदरवाइज जो जन्म कुंडली होती है या कंप्यूटर से बनी हुई कुंडली होती है उसमें एक कॉलम और बाद में बनाया जाता है, और कौन सा ग्रह मार्गी गति कर रहा है, कौन सा वक्री कर रहा है, उसको दिखा दिया जाता है। अब यह पार्ट जो है पूरा हो रहा है। इसमें से जो ग्रह धनु राशि में है वो लग्न में दिखाए जाएंगे, क्योंकि लग्न में धनु राशि है। धनु राशि में 2 ग्रह हैं, एक है शुक्र और दूसरा है केतु। नक्षत्र दोनों के अलग अलग हैं,
लेकिन लग्न में अर्थात प्रथम भाव में दोनों ग्रह दिखाए जाएंगे, शुक्र और केतु। मतलब लग्न में शुक्र और केतु दोनों स्थित होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि बच्चे का जो उसकी जन्म लग्न है धनु, धनु के अनुसार उसका व्यक्तित्व होगा, उसके स्वामी गुरु के अनुसार उसका व्यक्तित्व होगा। लेकिन उसमें शुक्र और केतु बैठे हुए हैं तो डोमिनेट यही ग्रह करेंगे, व्यक्तित्व पर शुक्र और केतु की छाप होगी। लेकिन धनु राशि और गुरु, उसके स्वामी गुरु का भी असर होगा। अब मैं इसको बोर्ड को पलटता हूं। बैक साइड में ग्रहों की जो स्थिति दिखाई गई है आकाशमंडल में, उसके आधार पर यह कुंडली बनाई गई है। पहला भाव, यह हमेशा पहला भाव रहेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में भाव बढ़ेंगे। घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में राशियां बढ़ेंगी। 9, 10, 11, 12, धनु, मकर, कुंभ और मीन। अब पीछे जो चार्ट है जो पलट दिया गया है, उसमें शुक्र और केतु दो ग्रह धनु राशि में है, इसलिए उनको लग्न में दिखा दिया गया है। चंद्रमा मकर राशि में है तो ये दूसरे भाव में आ गया, मकर राशि में स्थित हो गया। उसके बाद जन्म के समय कुंभ और मीन में कोई ग्रह नहीं था, मेष में कोई ग्रह नहीं था। वृष राशि में गुरु और शनि, आप याद कीजिए पीछे जो दिखाया गया है चार्ट, गुरु और शनि दोनों वृष राशि में है तो वृष में दिखा दिया गया है। राहु मिथुन में है, मिथुन में दिखाया गया है। कर्क और सिंह में कोई ग्रह नहीं है। मंगल छठे भाव कन्या राशि में दिखा दिया गया है, क्योंकि उस समय वो कन्या राशि में ही था। 11वें भाव में कोई ग्रह नहीं है। 12वें भाव में सूर्य और बुध दो ग्रह हैं। ये उस बच्चे की जन्म कुंडली बन गई। अब एक बार पुराना जो कुछ भी है मैं उसको रिपीट करता हूं। गुरु 9 और 12 धनु और मीन राशियों का स्वामी है। धनु लग्न में है, मतलब लग्नेश गुरु हुआ। मीन चतुर्थ भाव में है, इसलिए चतुर्थेश गुरु हुआ। लग्नेश चतुर्थेश गुरु आ गया है छठे भाव में। 1, 2, 3, 4, 5, 6 अच्छी स्थिति नहीं। बच्चा बीमारियों की ओर ऑटोमेटिकली आकर्षित होगा। उसका खाना पीना या उसकी एक्टिविटी इस टाइप से होगी कि बीमारियां अपने आप उसे लग जाया करेंगी। वो खुद ही बीमारियों की तरफ जा रहा है। उसी तरह से चतुर्थ भाव का स्वामी भी गुरु है, जो छठे भाव में, छठा भाव है रोग का, रिपु का, लड़ाई झगड़े का और ऋण का। उसकी संपत्ति को लेके कोई विवाद होगा और उसे किराए के मकान में, छठा भाव किराए का मकान भी, किराए के मकान में रहना पड़ेगा। उसके बाद 10 और 11
मकर और कुंभ, द्वितीय भाव और तृतीय भाव, इनका स्वामी द्वितीय तृतीय शनि फिर से छठे भाव में आ गया है। ये स्थिति भी अच्छी नहीं है। बच्चे को अपने संचित धन से या अपने माँ बाप से ऋण लेना पड़ सकता है। दूसरी बात यह है, पराक्रम भाव का स्वामी छठे भाव में आया है। यहां थोड़ा हमें शनि को याद करना पड़ेगा। शनि ग्रह जुझारू ग्रह है और संकट में ही वो उभरता है। छठा भाव युद्ध स्थल में है, युद्ध स्थल होता है जहां बैठ के शनि अपनी कूटनीति से समस्याओं को हल करता है। बावजूद इसके कि उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, वो व्यक्ति को समर्थ ही बनाएगा बीमारियों से लड़ने में, कंपटीशंस के लिए, जैसा कि आजकल जमाना है। उसके बाद चतुर्थेश की बात हो ही गई है। 1 और 8 पंचम भाव और द्वादश भाव, इनका स्वामी मंगल ये दशम भाव में चला गया है। पंचमेश और द्वादशेश, लर्निंग वाले भाव का स्वामी कर्म वाले भाव में पहुंच गया है। बहुत अच्छी स्थिति, इस कुंडली का सबसे अच्छी स्थिति वाला ग्रह है मंगल। वो अपनी लर्निंग एबिलिटी को अपने कर्म पथ पर इस्तेमाल करेगा, अपने कार्यस्थल पर इस्तेमाल करेगा, अपनी नौकरी में इस्तेमाल करेगा। दूसरी बात यह है कि मंगल द्वादश भाव, 12वें भाव, विदेश वाले भाव का स्वामी है। वो आया है कर्म वाले भाव में, नौकरी वाले भाव में। इसलिए व्यक्ति नौकरी के लिए घर से दूर या विदेश जाएगा। उसके बाद छठा भाव, 2 नंबर और 7 नंबर, इनका स्वामी है शुक्र। शुक्र लग्न में आ गया है, फिर से एक खराब स्थिति। बीमारियां अपने आप व्यक्ति की तरफ आएंगी। बीमारियों के लिए वह व्यक्ति एक सहज डेस्टिनेशन होगा। अब स्वास्थ्य के मामले में बहुत खराब स्थिति हो गई। स्वास्थ्य वाले भाव का स्वामी बीमारी वाले भाव में आ गया, बीमारी वाले भाव का स्वामी स्वास्थ्य वाले भाव में आ गया। मतलब व्यक्ति बीमारियों की तरफ आकर्षित हो रहा है और बीमारियां व्यक्ति की ओर आकर्षित हो रही। स्वास्थ्य के लिए, इसके प्रति इस व्यक्ति को अपनी लाइफ में सदैव सजग रहना पड़ेगा। एक पॉजिटिव पॉइंट इसका यह है कि लग्नेश गुरु है। गुरु सौम्य ग्रह है, लेकिन छठे भाव में जहाँ बीमारियां हो, जहाँ परेशानियां हो, जहाँ संघर्ष हो, गुरु कमजोर नहीं पड़ता है। तो छठे भाव में बैठे हुए दोनों ग्रह गुरु और शनि उसे जीवन के संघर्षों में आगे बढ़ने में सहायक होंगे। दूसरी बात यह है कि ये भाव सेवा का भाव है। ये बच्चा, इसका बचपन से ही लोगों की सेवा में, समाज की सेवा में इसका मन लगेगा। उसके बाद 3 और 6 का स्वामी, 3 है विवाह वाला भाव, 6 है कर्म वाला भाव। 3 और 6 का स्वामी बुध। तृतीयेश और दशमेश बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह बुध, ये भी 12वें भाव में चला गया है, विदेश वाले भाव में।
7वां भाव है विदेश में निवास का। 10वां भाव है जॉब का, कर्म का। जातक विदेश में जाके जॉब करेगा, कर्म करेगा। विदेश के लिए बहुत अच्छी स्थिति। जॉब वाले भाव का स्वामी विदेश वाले भाव में चला गया है, विदेश वाले भाव का स्वामी जॉब वाले भाव में आ गया है। मतलब दूर देश इसको बुलाते ही रहेंगे, दूरस्थ देशों की यात्रा होती रहेगी। उसके बाद फिर कर्क राशि है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा अष्टमेश। अष्टमेश आ गया है परिवार भाव में। फिर से एक खराब स्थिति, बड़ी जटिल कुंडली है, इसको समझना भी मुश्किल है। अष्टमेश चतुर्थ भाव का मतलब आकस्मिक लाभ, आकस्मिक हानि। और ये भाव जहां मकर राशि है, द्वितीय भाव परिवार का भाव है, माता पिता का भाव है। मतलब उनका सडन किसी तरीके का नुकसान है, आयु का नुकसान, धन का नुकसान या किसी और तरीके का नुकसान। लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए कुंडली बहुत अच्छी कुंडली है। यह बच्चा सेवा, अध्यात्म, इन्हीं दोनों कामों के लिए बना हुआ है। उसके बाद 9वां भाव नवमेश, यहां पर सिंह राशि है जिसका स्वामी सूर्य है। सूर्य फिर से 12वें भाव में चला गया है। विदेश से संबंधित, विदेश यात्रा देने वाले सारे ग्रह, उनका किसी न किसी तरीके से द्वादश भाव से, जो 12वां भाव है, उससे संबंध बन रहा है, जो इस बात को सुनिश्चित करता है कि बच्चा घर से दूर रहेगा। और भाग्येश का वहां पे जाना द्वादश भाव में, ये भी शो करता है कि बच्चे का भाग्योदय विदेश में होगा। सारे ग्रह कवर हो चुके हैं। इस वीडियो को जो चार्ट है उसको बना लीजिए एक बार कहीं पे, और इस चार्ट को बना लीजिए, और वीडियो को आप कई बार सुनिए, काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। अब इसी तरह ये रेफरेंस कुंडली, यही कुंडली सिलेक्ट हो गई। दरअसल मेरा लैपटॉप अभी कल से ख़राब हो गया और मुझे एक प्रिंट आउट लेना था जिसका विश्लेषण मैं आप लोगों के सामने कर सकूं, और साथ ही साथ महादशाएं, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा के भी प्रिंट आउट में ले सकूं। दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए, लैपटॉप के खराब होने की वजह से वो प्रिंट आउट नहीं हो पाया, और ये कुंडली आगे आ गई जिसका प्रिंट आउट ऑलरेडी मेरे पास था। यही संयोग है, यही संभावना है, और इसी तरह के संयोगों और संभावनाओं का नाम जीवन है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।